Hello everyone and welcome to my channel Notes ASAP. In this fresh video we will start a new chapter which is colonialism and tribal societies. So before getting into details, first we will see what is the meaning of colonialism and tribal. So first, colonialism means a group of people जो ऐसे group of people जो कि बाहर किसी अदर कंट्री से आके दूसरे कंट्री में अपना हक जमाने लगते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे उनके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके ख़राब करके अपने न्यू टेक्नोलॉजीज़ और पॉलिसीज़ लाने लगते हैं, उनको कोलोनियलिज्म बोलते हैं। और ट्राइबल्स वो होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल रहता है जो कि एक रिमोट फॉरेस्ट मतलब एक छोटे से फॉरेस्ट या एरिया या जंगल में रहते हैं, जिनका अपना ही एक ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स रहते हैं, उनके अपने लॉज हैं और वो लोग एकदम डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेस्ट के ऊपर फॉर अ लिविंग। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम बोलते हैं ट्राइब्स। तो क्या हुआ था कि 19th सेंचुरी में एक नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे जो कि इंडिया में एक पार्ट था उन लोग का। ऑल्दो दे लिव्ड इन आइसोलेशन, मतलब वो लोग एकदम अंदर घुस के, मतलब छुप के रहना भी बोल सकते हैं, या फिर एकदम फॉरेस्ट के बीचों बीच रहा करते थे, जहाँ पे पानी, पेड़, फ्रूट्स और उनके जो भी एनिमल्स रहते थे उनको हर्ट करने के लिए उनके पास जगह रहती थी। ऐसे छोटे से एरिया में वो लोग रहा करते थे जो कि दूर सिटी से या फिर किसी भी मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से एकदम दूर रहते थे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके नाम हैं, जैसे कि द संथाल्स, द कोंड्स, द कासीस। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स थे जो अपने अपने टाइम में आके रिमोट एरियाज़ में रहा करते थे। तो अब हम देखते हैं कि ये लोग की ट्राइबल लाइवलीहुड कैसे चलती थी, मतलब वो लोग अपना रहन सहन, लालन पालन कैसे करते थे। फर्स्ट आता है उसमें कल्टीवेशन ऑफ फूड। कल्टीवेशन के लिए वो लोग एक कल्टीवेशन की एक प्रोसेस या फिर प्रैक्टिस उसको करते थे जिसका नाम था झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें एक छोटे से पैच, जो मतलब एक छोटे से एरिया को फर्स्ट वो लोग फॉरेस्ट के किसी भी छोटे से एरिया को वो लोग बर्न कर देते थे, और जिसमें फिर वो लोग कल्टीवेशन करते थे। जो भी उस जलाने से जो ऐश ऑब्टेन्ड होता था उसमें पोटैश रहता था, जिसको वो लोग सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए यूज़ करते थे। जो भी सनलाइट चाहिए रहती है हर एक क्रॉप को के लिए वो लोग अश्योर करते थे, उसके लिए वो लोग जो ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता था उसको कट कर देते थे। जैसे ही सॉइल फर्टिलाइज के लिए रेडी हो जाती थी, उसके बाद वो लोग जो सीड्स रहते थे उसको एकदम स्कैटर कर देते थे, जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग भी बोल सकते हैं। इससे वो लोग सोइंग के जगह पे उसको एकदम स्कैटर कर देते। जैसे ही क्रॉप हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाता था, फिर ट्राइबल्स क्या करते थे, उस ट्रैक्ट ऑफ लैंड से मूव हो जाते थे कहीं और पे। तो जो भी बर्निंग हुई रहती है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर लैंड में, तो फिर वो क्या रहता है कि उसको हील होने में, वापस एक फर्टिलाइज होने के लिए बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं। और इसके वजह से फिर फर्टिलिटी जो रहती है सॉइल की वो भी मतलब बहुत सालों के बाद रीगेन हो पाती है। तो इस पूरे कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, जो कि मेनली कहाँ प्रैक्टिस होती है, नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में। तो जो भी ट्राइबल्स रहते हैं वो लोग एक फर्टाइल लैंड से दूसरे फर्टाइल लैंड में मूव करते रहते हैं। फिर सेकंड आता है हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। तो वो लोग कैसे शिकार किया करते थे और अपना जो खाना रहता था वो कैसे इकट्ठा करते थे, वो अब देखते हैं हम। द कोंड्स ऑफ ओडिशा जो एक पर्टिकुलर ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप का नाम है, जो कि हंटिंग और फूड गैदरिंग के बेसिस पे रहा करती थी। वो लोग हंटिंग करने ग्रुप्स में जाते थे झुंड बना के, और फिर जितना भी मीट वो लोग हंटिंग से कलेक्ट कर पाते थे उसको वो लोग डिवाइड कर लेते थे आपस में इक्वल। देन ऑयल के लिए वो लोग एक साल, एक ट्री रहता है और एक महुआ बोलते हैं फ्लावर, इन दो चीज़ से वो लोग ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते थे और फिर उसको कुकिंग के लिए यूज़ किया करते थे। फॉरेस्ट के फ्रूट्स और कुछ ट्रीज के रूट्स को खाकर अपनी ज़िंदगी निकालते थे। बाय लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर ईयर्स, मतलब बहुत सालों तक रहने के बाद फॉरेस्ट में उनको क्या था कि उनको मेडिसिनल श्रब्स और हर्ब्स के बारे में भी उनको काफ़ी सारी नॉलेज हो गई थी, जिसको वो लोग लोकल मार्केट में जाके सेल किया करते थे, जिसके रिटर्न में उनको कुछ गुड्स मिल जाते थे जो कि रिक्वायर रहते थे वो लोग के लिए फॉरेस्ट में। फिर आता है लेबर वर्क, कि वो लोग लेबर वर्क करके कैसे अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करते थे। तो कई सारे जो
ट्राइबल्स रहते थे वो लोग एग्रीकल्चर लेबरर्स के जैसे ज़मींदार की फील्ड्स में वर्क किया करते थे। प्लांटर्स भी उनको हायर करते थे एज राइट्स, जिसको पीजेंट्स बोलते हैं। कुछ जो रहते थे ट्राइबल्स, वो लोग क्या करते थे, डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्रीज़ में चले जाते थे एंड माइंस में चले जाते थे, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इंक्रीज़ हो सके। जैसे ही फॉरेस्ट की जो सप्लाई कम हो जाती है ड्यू टू फेमिन या फिर फायर, फेमिन मीन्स एक ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहाँ पे एकदम खाने की कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती, उसको फेमिन बोलते हैं। और फायर, तो ये सब क्या करती थी, ट्राइबल्स को एकदम कंपेल करती थी कि वो लोग अपने फॉरेस्ट से निकले इन सर्च ऑफ वर्क। फिर आता है हर्डिंग ऑफ एनिमल। जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे उन लोग के पास अपने एनिमल्स रहते थे, जिनको वो हर्ड मतलब जिनको वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाया करते थे। तो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे मेनली ये लोग को पेस्टोरल्स बोलते थे, जो कि रोम करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हर्ड्स ऑफ एनिमल। तो कुछ हर्ड्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि पर्टिकुलर 2-3 ग्रुप्स के नाम है जो क्या क्या रेयर करते थे, मतलब उनके पास कौन कौन से एनिमल्स थे। जैसे वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब एंड द लबोदीज ऑफ आंध्र प्रदेश, ये लोग रेयर करते थे कैटल। कैटल मतलब गाय हो गई, चाहे बफेलो हो गई, ये सब लोगों को वो लोग रेयर किया करते थे। द गद्दीज ऑफ कुल्लू, तो ये लोग थे शेफर्ड्स, मतलब वो लोग के पास हॉर्सेस हुआ करते थे। एंड द भकरवाल्स ऑफ कश्मीर, ये लोग रेयर करते थे गोट्स। तो ये जो 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा कि कौन कौन क्या करते थे। फिर 5th आता है हम लोग का सेटल्ड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो सेटल कल्टीवेशन में देखते हैं क्या होता है कि जो मुंडास छोटा नागपुर के थे वो लोग क्या करने लगे थे, एक ही जगह पे सेटल डाउन होने लगे थे। मतलब वो लोग जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते थे वो उन्होंने एकदम बंद कर दिया था। जो भी कल्टिवेटेड क्रॉप्स होते थे वो रिक्वायरमेंट होती थी वो लोग की फूड की, वो लोग प्लव किया करते थे फॉर कल्टिवेशन। आफ्टर लिविंग फॉर पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड फॉर ईयर्स, ग्रेजुअली उनको क्या हुआ कि उनको उस लैंड के राइट्स मिल गए। अगर हम किसी भी एरिया में 10 से 20 साल रहेंगे तो हमको उस एरिया के राइट्स मिल जाते हैं कि आपकी ही वो ज़मीन हो गई, ऐसा पहले चलता था। फिर लैंड वॉज जॉइंटली ओन्ड बाय द क्लैन। क्लैन मतलब एक ग्रुप को बोलते हैं, जो ऐसा नहीं है कि ट्राइबल ग्रुप्स में सिर्फ एक जन को वो उसकी ओनरशिप मिलती थी, पूरा जो उनका जो क्लैन है वो सबको मतलब मिल जाता था लैंड का राइट। तो 5 टाइप्स के हमने ट्राइबल लाइवलीहुड्स देखे, जिसमें पहला हमने देखा कल्टीवेशन ऑफ फूड, सेकंड था हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, थर्ड था लेबर वर्क, देन हर्डिंग ऑफ एनिमल एंड सेटल्ड कल्टीवेशन फॉर क्रॉप्स। तो ये 5 ट्राइबल लाइवलीहुड्स देखे। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे चेंज आए ट्राइबल्स की लाइफ में आफ्टर कॉलोनियलिज्म। इसमें 3 टाइप है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड सोशल इम्पैक्ट। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में आ जाएगा कि जैसे जो ट्राइबल के जो चीफ रहते थे वो लोग अपनी इंडिपेंडेंस एकदम और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ये सब पूरी उनसे ब्रिटिशर्स ने आके पूरी छीन ली थी। वो लोग अपने लैंड और टाइटल्स का जो यूज़ था वो लोग बिल्कुल नहीं कर पाते थे, बट वो लोग को ब्रिटिश के रूल्स एंड लॉज को एकदम मानना पड़ता था। उनकी जॉइंट ओनरशिप थी ट्राइब की, वो भी एकदम ख़राब हो चुकी थी, डिसरप्ट हो गई थी। जो चीफ थे उनको एक ब्रिटिश ऑफिसर्स को एक ट्रिब्यूट, मतलब उनको जो भी वो लोग पैसा या जो भी उनका था एक टाइप का रेवेन्यू उनको देना पड़ता था। ऑल्सो वो लोग के जो भी मेन हुआ करते थे चीफ, मतलब ट्राइबल के जो अंदर में मेन रहा करते थे उनको भी ब्रिटिश के रिक्वायरमेंट से ट्रेन करना पड़ता था। तो ये सारे थे पॉलिटिकल इम्पैक्ट। फिर आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट कि कैसे वो लोग के लिविंग में एक चेंज आया। तो सबसे पहले जो ट्राइबल थे वो लोग एकदम ओप्रेस हो गए थे और उनको एकदम रिड्यूस कर दिया गया था टू द रैंक ऑफ लेबरर्स, मतलब उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो लोग एकदम लेबर क्लास में आ चुके थे। उनके जितने भी राइट्स थे वो सब बंद कर दिए गए थे। जैसे कि जो झूम कल्टीवेशन वो लोग करते थे वो ब्रिटिश एकदम उसके अगेंस्ट था। तो एक ईजी कंट्रोल इंश्योर करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने एक लैंड सेटलमेंट की पॉलिसी निकाली और उन्होंने रेवेन्यू डिमांड एक एरिया में एकदम फिक्स कर दिया। फिर ब्रिटिश क्या थे, वो लोग ये समझने के लिए एकदम फेल हो गए कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग एक सेटल कल्टीवेशन एक एरिया में कर सकें जहाँ पे पानी की कमी हो और जो लैंड है वो एकदम ड्राई हो चुका है।
फिर इस चीज़ के लिए ट्राइबल्स ने अपनी वॉइस रेस की और फिर ब्रिटिश ने क्या किया, वो सेटल कल्टीवेशन स्टॉप कर दिया। लेकिन अगर किसी भी चीज़ का रेवेन्यू ही आना बंद हो जाएगा तो फिर काम नहीं चल पाएगा, तो इसलिए रेवेन्यू इंक्रीज होते रहे। इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया, एक लार्ज ट्रैक्ट ऑफ मतलब एक लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड लिया, उसको उन्होंने स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, जिसको उन्होंने बोला रिजर्व लैंड। तो रिजर्व लैंड में उन्होंने ट्राइबल्स को ये राइट दिया कि आप वहाँ पे इंडिगो, ओपियम, जूट एंड पोपी, जो कि हाई डिमांड में यूरोप में उस टाइम चल रही थी, ये सब आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो ट्राइबल्स थे उनको बिल्कुल अलाउ नहीं था कि वो लोग रिजर्व जोन में जा सके इन सर्च ऑफ फूड और एनिमल्स। द ब्रिटिश ऑल्सो पुट अ बैन ऑन द यूज़ ऑफ टिम्बर एंड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब बिल्कुल ही बैन था कि वहाँ टिम्बर यूज़ नहीं कर सकते और अपने एनिमल्स को ग्रेज नहीं करा सकते। और ट्राइबल्स को फोर्स किया गया कि वो लोग अदर एरियाज़ में जाएं फॉर अ लिविंग। ब्रिटिश ने क्या किया, फिर ट्राइबल्स को एक छोटा सा लैंड भी देना स्टार्ट कर दिया और उनको लेबरर्स की मतलब छोटी सी वेज, मतलब छोटे से पैसे में उनको लेबर्स की जॉब देना स्टार्ट किया। तो जो स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ लैंड था वो तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा था इतना कि वो अपनी फैमिली चला सके, तो एक लिविंग सस्टेन करने के लिए और फिर उन्होंने क्या किया, अपना जो वे था वो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के टूवर्ड्स बढ़ाया। तो जो मनी लेंडर्स थे, जो पैसे इंटरेस्ट के बेसिस में देते थे, वो लोगों ने क्या किया कि बहुत एक्सप्लॉइट, मतलब उनकी बहुत बेइज्जती की बाय चार्जिंग हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया पैसे देने में। जो ट्रेडर्स थे, जो अपने गुड्स बेचा करते थे, वो भी गुड्स बहुत हायर प्राइस में दे रहे थे। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको काम तो दे रहे थे लेकिन बहुत कम सैलरी में दे रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ, डिसकंटेंट और एंगर, मतलब निराशा और गुस्सा ट्राइबल्स के अंदर एकदम अरोज होने लग गया और उन्होंने एक विद्रोह करने के लिए ठान ली ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो जो सोंग्राम संगा रिवॉल्ट था आसाम का, जो 1906 में हुआ, एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 सेंट्रल प्रोविंसेस, मतलब एक पर्टिकुलर एक राज्य में वो ये रिबेल के एग्जाम्पल्स थे। तो ये सारे जितने भी थे ये थे हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फिर लास्ट आता है सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट में क्या रहता है, जितने भी ट्राइबल्स थे उन्होंने अपना जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो लोग एक साथ रहा करते थे, उसको छोड़कर फिर वो बाहर और जाने लगे इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम के लिए। जितने भी चीफ्टेंस, मतलब जितने भी चीफ थे, वो रिजर्व लैंड की देखभाल करते थे, लेकिन जो लेबरर्स थे उनको प्रोवाइड करते थे सर्विसेज। तो ये जो डिफरेंस आया था चीफ्टेंस और लेबरर्स का, ये क्या कर रहा था, एक इमर्जेंस ऑफ क्लास, मतलब एक क्लास का वो शुरुआत कर रहे थे ट्राइबल सोसाइटीज़ में। फिर आता है क्रिश्चियन मिशनरीज। जो उस टाइम के क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो लोग भी बहुत एक्टिव थे फॉरेस्ट में, वो लोग चाह रहे थे कि हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। और लेकिन जो जो ट्राइबल्स थे वो लोग सोच रहे थे कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज एक ब्रिटिश के एजेंट, मतलब ब्रिटिशर्स ने इनको भेजा है उनको सताने के लिए, वो ऐसा सोच रहे थे। तो कॉलोनियल मैन से एकदम वो लोग हेल्पलेस हो गए थे। तो फिर ब्रिटिश ने क्या किया, क्योंकि बस कोई रास्ता नहीं था, तो फिर उन्होंने सोचा कि हम इसके लिए विद्रोह करेंगे, रिबेल करेंगे। तो जो इंडिया में जो ट्राइबल रिवॉल्ट स्टार्ट होते हैं, तो उनकी एक डेट है 1778 से 1947 तक इंडिया में ट्राइबल रिवॉल्ट स्टार्ट हो चुके थे। कुछ एग्जाम्पल्स है ट्राइबल रिवॉल्ट के जो मैंने लिस्ट किए हैं, वो है भिल्स इन मध्य प्रदेश जो हुआ था 1817 से 1819, द कोलीज इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये हुआ था 1831 से 32 तक, द कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन, ये हुआ था 1819 में, द वाघेराज ऑफ ओखा मंडल, ये हुआ था 1818 से 1819, और इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, जो कि है 1820 से 1837 तक। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट्स थे, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया होगा। एक बार बुक में जाके ज़रूर पढ़ें, और कोई भी डाउट हो तो अपना जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।